हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके बारे में होगा? वो पंचशील सिद्धांतों के बारे में होगा। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पंचशील के सिद्धांतों के बारे में आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। पंचशील के सिद्धांत जो कि भारत और चीन के मध्य में, भारत और चीन के प्रधानमंत्री के मध्य में, नेहरू और चाउ के मध्य में ये समझौता जो है वो हुआ था। लेकिन इस समझौते के अंतर्गत कौन कौन सी बातें थी वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पंचशील यानी कि जो 5 समझौते भारत और चीन के मध्य में हुए थे, नेहरू और चाउ के बीच में हुए थे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि चीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय भारत आए थे, 3 दिवस की यात्रा पर आए थे। जो बातचीत उनके मध्य में हुई थी, जो वार्ता उनके मध्य में हुई थी, उसको भी इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, पंचशील सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांतों में जो जो बातें की गई थी उस समय, उनका हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी 5 बातें इसमें भारत और चीन के मध्य में हुई थी। जो शांति वार्ता जो हुई थी, देखिए, पंचशील जो शब्द है वो कहां से है? ये बौद्ध से संबंधित है। बुद्ध की जो बुद्ध के जो शब्द हैं उससे ये क्या है? रिलेटेड है, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए, इस पंचशील में लिखना है आपको, पंचशील जो है यह है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उनसे संबंधित है। यह है महात्मा बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए इसके सिद्धांत, देखिए पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के क्या क्या सिद्धांत थे। पंचशील के सिद्धांतों में अगर हम बात करें तो आपका कि सबसे पहला पॉइंट ये था इसका, ये तो आप लोग यहां से इसको एक प्रकार से समझ सकते हो। ये पहला पॉइंट इसका ये था कि सभी देश एक दूसरे की अखंडता, सभी देश एक दूसरे की अखंडता एवं स्वायत्तता, अखंडता एवं स्वायत्तता का सम्मान करेंगे, ठीक है, का सम्मान करेंगे। तो सभी देश एक दूसरे की अखंडता एवं स्वायत्तता का सम्मान करेंगे, यानी कि जो सीमाएं हैं इनके मध्य में उनको क्या है? स्वीकार करेंगे। क्योंकि उस समय घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी? तिब्बत वाली घटना हुई थी, आपको याद हो तो उस समय इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था भारत और चाइना के मध्य में। ठीक है, दूसरा यह है कोई राज्य एक दूसरे पर आक्रमण ना करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह था इस समझौते का, कोई राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे पर आक्रमण है जो नहीं करेगा, तथा एक दूसरे की सीमाओं का, सम्मान करेगा, एक दूसरे की सीमाओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा। इसमें ये बात रखी गई थी कि प्रत्येक राष्ट्र जो है वो एक दूसरे की जो सीमाएं हैं उनका क्या करेगा? रेस्पेक्ट करेगा, उनका सम्मान करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की समानता एवं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे?
एक दूसरे के, यानी कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की समानता एवं राष्ट्रीय हितों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब किसी भी देश का उसमें राष्ट्रीय हित है, उसका प्रॉफिट है, तो उसको वो लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ये जो इनका प्रॉफिट है, ये जो इनके हित हैं, उनका भी रेस्पेक्ट करना है। यानी कि चाइना और भारत के संबंध में ये बात जो है वो बोली गई है। किसके बारे में, भारत और चाइना के मध्य में, भारत एवं चाइना, भारत और चाइना के बारे में ये बात बोली गई है कि दोनों, अगर जब दोनों राष्ट्रों के जो हित हैं वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, तो इन दोनों को, इन हितों को क्या रखना है, याद रखना है। अगर कहीं पर चाइना का हित है तो उसका बचाव करना है भारत को, अगर भारत का हित होगा तो वहाँ क्या करेगा, चाइना उसका क्या करेगा, बचाव करेगा। ये बातें बोली गई थी, ठीक है, बोलने में ये बातें, लेकिन इनको कभी भी धरातल पर उतारा नहीं गया था। इसीलिए 1962 का जो चाइना युद्ध हुआ था वो हो पाया था, क्योंकि ये सारी बातें उस समय मान ली गई थी, वो विश्वास जो है वो कर लिया गया था। इसके अलावा दोनों राष्ट्र, इसके अलावा दोनों राष्ट्र एक दूसरे के, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के सह अस्तित्व को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये था कि जहां पर जैसे चीन ने जो क्षेत्र ले लिए हैं, चाहे वो खासकर तिब्बत के बारे में ये बात कही गई थी, तो इस सह अस्तित्व को क्या करेंगे, स्वीकार किया जाएगा। तो दोनों राष्ट्र क्या करेंगे, एक दूसरे के सह अस्तित्व को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। यानी कि चाइना के द्वारा जो तिब्बत का अधिग्रहण किया गया था उस समय 1954 में उनकी यात्रा हुई थी, चाउ और नेहरू का जो वार्ता हुई थी, तो उसमें जो मेन फोकस था वो था तिब्बत के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने दलाई लामा का नाम सुन रखा है, दलाई लामा वहाँ से आके यहाँ भारत में बस गए थे उस समय, तो वो पहले वहाँ पे क्या चलाते थे, गवर्नमेंट चलाते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, वो यहाँ से यानी कि भारत में रह के जो तिब्बत के लोग हैं उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से अस्थायी सरकार जो है वो संचालित कर रहे हैं, और वहाँ से लाखों की संख्या में जो तिब्बती हैं वो कहाँ आ गए, भारत आ गए। आप लोग देखते हो किसी बहुत सारे जो कपड़ा का जो मार्केट होता है उसमें इनका इन्वॉल्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए 4 हो गए, और 5वां जो था वो क्या कहता है, 5वां ये कहता है, दिख रहा है ना, 5वां ये कहता है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ में आ गई ना। तो 5 के 5 सिद्धांत थे इसके, 5 के 5 सिद्धांत मैंने बोर्ड पर लिखा दिए हैं। यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ये सिर्फ आपको पंचशील के बारे में ध्यान रखना है कि भाई पंचशील पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है, कहाँ से आया ये विचार, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सभी देश एक दूसरे की अखंडता और स्वायत्तता का सम्मान करेंगे, कोई राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा तथा एक दूसरे की सीमाओं की क्या करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के समानता एवं राष्ट्रीय हितों को क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के सह अस्तित्व को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर। तो 5 सेकंड है, आप लोग इसको उतार सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब देखिए, अब हमने पंचशील के सिद्धांतों को समझ लिया, इसका मतलब क्या था ये समझ लिया, लेकिन क्यों, क्या जरूरत पड़ी ये भी तो समझना है। क्या और क्यों, ये सवालों के उत्तर भी हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो देखिए कि ये जो बात है, ये बात है कब की, 29 अप्रैल 1954 की। 29 अप्रैल 1954 की बात है,
जब भारत और चाइना के मध्य में तिब्बत को लेकर क्या ये समझौते की बात हुई थी, किसको लेकर हुई थी? तिब्बत को लेकर हुई थी, क्योंकि तिब्बत जो है उस पर चाइना ने क्या किया था, उस समय अधिकार किया था। तिब्बत पर चीन ने क्या किया था? अधिकार किया था, अधिकार किया था। और उस समय क्योंकि दो ही तो देश थे, एक तो इधर चाइना था, इधर भारत था, तो तिब्बत को आस थी कि भारत उसकी क्या करेगा, मदद करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ उस समय किया नहीं था। और चाइना को लगा कि भारत इसमें इंटरफियर ना करे, इसलिए क्या कर लिया गया, समझौता कर लिया गया नेहरू के साथ में। इसको एक बड़ी गलती मानते हैं कि उस समय नहीं करना चाहिए था। तिब्बत जब आंतरिक सहयोग दे रहा था तो उसका आंतरिक सहयोग लेना चाहिए था, भारत को आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि चाइना उस समय इतना पावरफुल नहीं था, वो बिल्कुल इंडिया के बराबर ही उस समय खड़ा हुआ था। लेकिन नेहरू ने उस समय क्या सोचा, वो उनकी मानसिकता होगी, लेकिन सोचा था कि इस विवाद को जो है बढ़ाना नहीं चाहिए और चीन के अधिकार को तिब्बत पर स्वीकार कर लेना चाहिए। एक बड़ी गलती थी उस समय की। तो तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर लिया और इसी को लेकर यह समझौता हुआ, और इसी को लेकर ये समझौता हुआ। ठीक है, इसी बात को लेकर यह समझौता जो है वो हुआ था। चीन के कहां के? चीन के प्राइम मिनिस्टर थे चाओ लाओ, चीन के पीएम चाओ लाओ। ठीक है, क्या नाम था? चाओ लाओ थे। ये जून 1954 में भारत की यात्रा पर आए, भारत की यात्रा पर आए। कितने दिन की यात्रा थी? तो 3 दिन की यात्रा थी। तो भारत की यात्रा पर आए और दोनों का मध्य का मतलब कौन कौन? हमारी ओर से नेहरू साहब थे और उधर से लाओ थे। ठीक है, चाओ लाओ थे। तो नेहरू और लाओ के मध्य समझौता हुआ। एवं पंचशील की थ्योरी अस्तित्व में लाई गई। ये जो विचार है ना, थ्योरी है, जो विचार है, पंचशील अस्तित्व में आया। पंचशील अस्तित्व में आया। ठीक है, तो देखिए 29 अप्रैल 1954 को जो तिब्बत है उसके संबंध में ये समझौता हुआ था। चीन के प्रधानमंत्री चाओ लाओ जो थे वो जून 1954 में भारत आते हैं। 3 दिन की इनकी भारत यात्रा थी। चाओ लाओ जो थे और नेहरू के मध्य में दिल्ली में 3 दिन की वार्ता होती है और उसके बाद ये जो थ्योरी है वो क्या आती है? अस्तित्व में आती है। ठीक है, तो इसमें यही सारी बातें की गई थी कि चीन और भारत जो हैं वो एक दूसरे की सीमाओं की रक्षा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत को उस समय एक ऐसे सहयोगी राष्ट्र की जरूरत थी। ये सारे नारे दिए गए, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे दिए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी बातें उस समय अस्तित्व में आई थी और बहुत सारे उम्मीदें जो हैं वो चीन से की गई थी। लेकिन ये सारी जो उम्मीदें हैं वो केवल कुछ समय तक ही जिंदा रहती हैं और आप लोगों को मालूम है कि उसके बाद हुआ क्या था। ठीक है, अब देखिए, ये चलो बातें हो गई, लेकिन पंचशील के सिद्धांत का महत्व क्या था? पंचशील के सिद्धांत का महत्व क्या था? पंचशील के सिद्धांत का महत्व है। पंचशील के सिद्धांत का महत्व है। देखिए, इसका सबसे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका काफी महत्व था। कहां पे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है वो काफी महत्व था। किसका?
पंचशील के सिद्धांत का। ठीक है, ये जो पहला सिद्धांत था, जो राष्ट्रों, ये उस समय पहला सिद्धांत था जो राष्ट्रों के मध्य आपसी समझौता एवं विश्वास को बढ़ावा देता था, विश्वास को बढ़ावा देता था। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को कि ये उस समय पहला सिद्धांत था जो राष्ट्र के मध्य आपसी समझौता एवं विश्वास को क्या देता था, बढ़ावा देता था। क्लियर क्लियर। तो उस समय इसकी क्या थी, काफी ज्यादा वैल्यू थी, पंचशील के सिद्धांत की काफी ज्यादा उस समय सराहना उस समय की गई थी। ठीक है, और ये भी इसमें जो है था कि भाई जो नया राष्ट्र जो आया है, ठीक है, जो नया राष्ट्र आया है वो क्या है, साम्राज्यवाद के सिद्धांतों का परित्याग करे, साम्राज्यवाद का परित्याग करे। क्योंकि आपके बगल वाला राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली है, आपने उसी से समझौता कर लिया कि भाई हम आपकी जो सीमाएं हैं उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये बगल वाला राष्ट्र क्या है कि चलो वो हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमारे आंतरिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं करेगा, हमें सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। तो दूसरा राष्ट्र जो है उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाता है कि चलो हम तो सुरक्षित हैं, कम से कम हमारे ऊपर तो कोई आक्रमण होने वाला है नहीं बगल वाले राष्ट्र से। और बाहर के राष्ट्र अक्सर करके आक्रमण करते नहीं। आप लोग सोचिए कि भारत की लड़ाई किसके साथ हो सकती है, इधर से जो आक्रमण कर सकता है वो चीन है। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान बैठा है, यहाँ पे बांग्लादेश बैठा है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं श्रीलंका बैठा है, और यहाँ पे मालदीव बैठा है। अब जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो हमको इन्हीं से तो हो सकता है, या तो पाकिस्तान से होगा, या चीन से होगा, या बांग्लादेश से, श्रीलंका से। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी दूर से आक्रमण करने हमारे ऊपर कनाडा आ जाए। ठीक है, जो बहुत कम ऐसी कंडीशन होती है कि दूर से कहीं युद्ध हो। अक्सर युद्ध जो होता है वो पड़ोसी राज्यों के साथ ही संभव है। और आप लोग जानते हो कि हम पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ युद्ध कर चुके हैं, और आज की स्थिति में दोनों के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे समझौते भी होते हैं। कंपनियां, उनकी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, हमारी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं, लेकिन वो विश्वास जो है दोनों राष्ट्रों के मध्य में नहीं है। और इसीलिए चीन और जो दोनों शत्रु राष्ट्र हैं हमारे, पाकिस्तान और चीन, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इतिहास ये कहता है कि जब दो शत्रु जो राष्ट्र हैं अगर वो मिलकर काम करने लग जाएं तो ये हमारे लिए किसकी बात है, चिंता की बात है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, चिंता की बात है। समझ आया। अभी तक हमारा मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध जो है वो नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश उस समय बनाया था। हो सकता है इनके साथ कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन जैसी स्थिति हमारी और पाकिस्तान और चाइना के साथ है वैसी स्थिति संभवतः इनके साथ नहीं है। ठीक है, मिटाएं इसको। तो आप लोग इस पंचशील के सिद्धांत का जो अध्ययन है वो आप निसंदेह बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब देखिए इस पंचशील के सिद्धांत जो है उसके नुकसान क्या उठाने पड़े भारत को। सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों ने चाइना के साथ युद्ध कर लिया। ये जो सिद्धांत है वो क्या हुआ, फेल हो गए एक प्रकार से। 7-8 साल के बाद ही हमारे जो मतभेद हैं वो चाइना के साथ इतने बड़े स्तर पर बढ़ जाते हैं कि दोनों के द्वारा आक्रमण, चाइना के द्वारा हम पर आक्रमण कर दिया गया। हमारी बहुत सारी सीमा जो है उसको क्या कर लिया, चाइना ने अधिग्रहण कर लिया, उसको हमसे छीन लिया। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है वो भारत के लिए कुछ समय तक फायदेमंद रहा। देखने में सिद्धांत अच्छा था, और पंचशील के सिद्धांत के भरोसे हमको चाइना ने क्या किया, एक प्रकार से निश्चिंत बना के रखा और स्वयं युद्ध की तैयारियां करता रहा। और जब वो उसे ऐसा लगा कि हमारी स्थिति भारत से ज़्यादा सशक्त है तो उसने क्या किया, हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस पंचशील के सिद्धांत के पीछे अपनी मनोकामना जो थी, हमारी बहुत सारे क्षेत्रों को उसने क्या किया, कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो ये पंचशील से संबंधित फैक्टर था। इसका आप एक बार बुक से भी अध्ययन करना, क्योंकि बुक जो है वो 100% स्टोरी आप लोगों को बताती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो पंचशील की जो थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई है उसका आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए।
उसके बाद आपको समझ में ना आए तो मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।